रीनीट का एग्जाम 21 जून संडे को होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही गवर्नमेंट ने टेलीग्राम को इंडिया में बैन कर दिया है। आप एक बार सोच कर देखिए, अगर आपको फीवर है, थर्मामीटर में आपका टेम्परेचर 102 आया है, तो आप क्या करोगे? आप डॉक्टर से कंसल्ट करोगे या थर्मामीटर को ही तोड़ दोगे? इस पर अरविंद केजरीवाल जी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए टेलीग्राम बैन कर दिया। हंसी नहीं आती आपको सुन के? पहले बोले कि हम पेपर जो है वो हवाई जहाज से, एयरफोर्स के हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट कराएंगे। अब कह रहे हैं टेलीग्राम बैन कर दिया। इससे कोई पेपर लीक रुकेंगे? पेपर लीक तो रोकने ही नहीं इनको, इनकी नीयत ही ख़राब है। मैंने पहले ही बोला था कि पेपर लीक का धंधा अरबों खरबों रुपए का है और पैसा टॉप तक पहुंचता है। इतने जो एमपी और एमएलए खरीदे जा रहे हैं, ये किस पैसे से खरीदे जा रहे हैं? आपके पेपर लीक के पैसे से ही तो खरीदे जा रहे हैं। अभी इन्होंने टीएमसी के इतने खरीदे, अभी बता रहे हैं महाराष्ट्र में खूब खरीद रहे हैं, एक एक एमपी को 50-50 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो ऐसे ही थोड़ी खरीदे जा रहे हैं। आपका पेपर लीक बंद कर दिया तो एमपी खरीदने का, एमएलए खरीदने का पैसा कहाँ से आएगा? पेपर लीक बिल्कुल नहीं रुकने वाला जब तक आप सब लोग मिलकर सड़कों पे नहीं उतरोगे। पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। और उधर राजस्थान में कोटा का यूथ सड़कों पर तो नहीं, बट कोटा के दशहरा ग्राउंड में राहुल गांधी को सुनने के लिए उतर आया है। यहाँ राहुल गांधी जी ने वॉइस ऑफ स्टूडेंट मेगा रैली को संबोधित किया और बताया कैसे सिस्टम उनसे करोड़ों रुपए वसूल करता है सिर्फ एग्जाम कराने के लिए। India's education system is a extortion machine. ये आपसे पैसे लेने का सिस्टम है, ये सिर्फ शिक्षा देने का सिस्टम नहीं है। ये एग्जाम के बेसिस पर आपसे लाखों करोड़ रुपए छीनने का सिस्टम है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। यहां पे सारे के सारे लोग इस सिस्टम से निकले हैं। पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक सेक्टर एजुकेशन हिंदुस्तान में ना के बराबर है, खत्म कर दिया गया है। वहां पे आपको टूटा हुआ पब्लिक स्कूल दिख रहा है। यहां पे प्राइवेट स्कूल है। आप प्राइवेट स्कूल में गए, आपको प्राइवेट स्कूल ने कहा कि देखिए हम ठीक से अपना काम नहीं कर सकते हैं, आपको ट्यूशन की जरूरत होगी। प्राइवेट स्कूल में आपने पैसा दिया, ट्यूशन में आपने पैसा दिया, और फिर एग्जाम्स आए, सीबीएसई एग्जाम हुआ। आपने अभी देखा होगा सीबीएसई एग्जाम में करेक्शंस में प्रॉब्लम्स आई। उसके बाद आप आगे बढ़े, कॉलेज की ओर गए, कॉलेज में फिर से रीवैल्यूएशन हुआ। कॉलेज में आप गए, कॉलेज आपसे कहता है ठहरिए, हम अपना काम ठीक से नहीं कर सकते हैं, आपको कोचिंग की जरूरत होगी। आपसे पैसा फिर से कॉलेज जाने में लगता है, कोचिंग देने में लगता है, स्कूल में यूनिफॉर्म बनाने में लगता है, हॉस्टल का लगता है, और फिर आप आते हैं सबसे बड़ी दीवार के सामने। 5 एग्जाम, लाखों लाखों करोड़ रुपए आपके जेब से खींचा जाता है, आपके परिवारों के जेब से खींचा जाता है। प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस है 5 लाख रुपए दो, 10 लाख रुपए दो, एग्जाम करो और हम आपको रोजगार देंगे। प्रैक्टिकल बात है। आज स्टेज पे जो लोग आए, वो अपने बच्चों को आईआईटी, आईएएस, आईपीएस क्यों भेजना चाहते हैं? इंजीनियर क्यों बनाना चाहते हैं? रोजगार के लिए, कि स्टेबल जॉब मिले, बेरोजगार ना हो। माता पिता ने कहा हम चाहते हैं कि हमारी भी देखभाल बच्चे कर पाए। तो ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम आपसे कह रहा है स्कूल, कॉलेज, यूनिफॉर्म, ट्यूशन, बुक्स, ये सब आप दोगे, लाखों करोड़ रुपए आपके जेब से निकलेगा, और फिर आपको हम स्किल्स देंगे और रोजगार देंगे। और बात एजुकेशन सिस्टम तक ही नहीं रुकी, उन्होंने देश के 5 बड़े एग्जाम
आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, नीट और जी का कंपैरिजन करके बताया कि कैसे देश के 5 बड़े एग्जाम पैसे की वसूली करते हैं और कितना पैसा वसूल करते हैं, और उसके अगेंस्ट में हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन बजट पर कितना पैसा खर्च करती है। only asking its children to do 5 things. And the answer to that question is money. The answer to that question is money. Because the system के पैसे सिर्फ इन 5 रास्तों से बनते हैं। यह मैं आपको नीट का उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए इसको, आप ये नीट का एग्जाम ले रहे हो, थोड़ा इस साइड आ जाओ सो क्राउड कैन सी। दिस इज द नीट एग्जाम एंड दिस फिगर is an insult to this country. This is a crime. Now let me explain. मैं समझाता हूं ये क्या है, इसको आप समझिए। नीट में 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं। 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं नीट का। उनकी फैमिलीज में से, आपकी फैमिली में से 1.32 लाख करोड़ रुपए हर साल लिए जाते हैं। 1,32,000 करोड़ रुपए 22 लाख परिवारों के जेब में से खींचा जाता है। भाई और बहनों, जितना पैसा एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। 22 लाख लोग एक एग्जाम के लिए एक साल में उतना पैसा देते हैं जितना हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। आप सोचिए इसके बारे में। बट बात यहां नहीं रुकती, बात इससे बहुत आगे जाती है। यह देखिए, 5 सबसे बड़े एग्जाम, यह आपका सपना है। यहां पे जो भी युवा आए हैं, यह आपका सपना है। एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, जेईई, नीट, these are your dreams. 2 crore students take SSC, 5 lakh students UPSC, 3.58 crore students RRB, 15 lakh students JEE, 22 lakh students NEET. Most of the people who take these exams, most of them will not go through. नीट में से 3,000 में से एक निकलेगा। जेईई, यूपीएससी आपका मैंने दिखाया, यूपीएससी में से एक व्यक्ति निकलेगा, सॉरी, नीट में से 180। मगर पैसा देखिए इन 5 एग्जाम्स का, अच्छी तरह देखिए। 5 एग्जाम्स, जेनजी फैमिलीज, 3.5 लाख करोड़ रुपया आपके जेब में से निकलता है, आपके परिवारों के जेब में से निकलता है, लोन से निकलता है, दर्द से, दुख से निकलता है। भाई और बहनों, जितना पैसा इन 5 एग्जाम्स में आपके परिवारों से निकलता है, उतना पैसा हिंदुस्तान की सरकार एजुकेशन बजट, हेल्थ बजट, लेबर बजट, साइंस बजट, वुमेन एंड चाइल्ड बजट में डालती है। मतलब 5 मिनिस्ट्रीज का पैसा, बजट का पैसा हर साल इन एग्जाम्स के माध्यम से आपके परिवारों के जेब से निकाला जाता है। और फिर उसके बाद
उसके बाद आपको कहा जाता है कि दरवाजा बंद है, आप आईआईटी में नहीं घुसे, आप नीट में नहीं घुसे, आप आरआरबी में नहीं घुस पाए। यह हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी है। तो ये तो आपने देखी कैसे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी दिखा रहे हैं, और उधर हमारे प्रधानमंत्री जी फ्रांस में कैसे ट्रंप को आंख में आंख डालकर, जी हाँ आंख में आंख डालकर गुस्से से भारतीय नाविकों की मौत की अपोलॉजी मांग रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है। और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे, उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है, और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं। Mr. President, it's a pleasure to meet you here in Avia. We had an extremely productive meeting in Washington last year, and since then we have given new speed and new energy to our relations, and we are working together on a number of areas. और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। And we are also happy that our teams have also been working in close coordination and engagement, and they have been working towards achievement of the targets that we had set for ourselves last year. एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। Mr. President, I commend you for your leadership on the progress that has been made in the efforts to restore peace in West Asia. आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है, और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। Thanks to your efforts, Mr. President, new hope for peace and stability in the region has been rekindled, and I'm confident that this will lead to a long-standing peace in the region. एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। Mr. President, you and I agree that keeping the Strait of Hormuz open is vital for the global economy. एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए, और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। India has consistently emphasized the importance of ensuring freedom of navigation, and we should work together and place a particular emphasis on that. एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। Mr. President, you are aware across the world, Indian seafarers in hundreds of thousands are working and they're performing their duties across global maritime trade routes, including the Strait of Hormuz, and their safety is of utmost importance to us. एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। Mr. President, you made tremendous efforts towards reaching this understanding and this agreement, and I'm confident that the issue of seafarers will receive the highest priority during the implementation of this agreement. एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी प्रशंसा करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। Mr. President, once again, I deeply appreciate and I deeply commend your efforts in ensuring the restoration of peace and making efforts towards restoration of peace and stability in West Asia. Thank you very much. Thank you. Thank you. Friends, thank you. तो आपने देख लिया मोदी जी कितने गुस्से में थे, यह तक भूल गए कि योगा मैट इंस्ट्रक्टर के लिए है ना कि आपके लिए। लेकिन स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट कूल डाउन थे, इसलिए योगा मैट से थोड़ा सा पीछे खड़े हो गए। अगर आपकी नजरों में यही गुस्सा होता है तो जीडी बख्शी जी के इस रवैये को क्या कहोगे आप? टाइम चुप्पी साध के बैठे थे, आज हमारे 3 जहाजों पे हमला हुआ है। हमारे 3 जो हैं नाविक, उनको मार डाला गया, मर्डर किया गया, और एक शब्द नहीं है सॉरी का, माफी का, गलती हो गई, कुछ नहीं। हमारे बाप का राज।
अगर आपके बाप का राज, अगर ये आपका रवैया है तो हम भी इनके साथ खड़े, हम भी ईरान के साथ खड़े। ठीक है साहब, आपको जैसे को तैसा, भारत के नागरिक ना तो गली के कुत्ते हैं ना नाली के कीड़े हैं। क्यों मर गए तो मर गए, क्या फर्क पड़ता है। रंग में भंग नहीं होना चाहिए साहब। G7 की मीटिंग हो रही है, फोटो ऑफ होने हैं, ये होने, बाहर में जाए फोटो। हमारे 3 घरों में मातम बन रहा है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।